भारत की ऑटो इंडस्ट्री करीब 12% की ग्रोथ से आगे बढ़ी। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के मंत्र पर चलते हुए अब एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। Prime Minister Narendra Modi's vision of Make in India for the world is driving a new era of economic prosperity. Inspired by this vision, Suzuki Motor Corporation has chosen India as its global manufacturing hub for the new battery electric vehicle. Suzuki Japan made Gujarat its Karm Bhumi in 2012 during the tenure of Shri Modi as the Chief Minister. Today the same plant is set to manufacture the all-new e-Vitara. Unveiled at the Bharat Mobility Global Expo by the Honorable Prime Minister and built on a dedicated EV platform with exports planned to over 100 countries, reinforcing India's forex reserves and reducing its reliance on oil imports. Another key milestone was created in 2017 when the Prime Ministers of India and Japan together laid the foundation for a lithium-ion cell and battery manufacturing facility. This collaboration of Toshiba, Denso and Suzuki, TDS Lithium-Ion Battery Gujarat Private Limited has now begun localized production of advanced electrodes for hybrid car batteries. With high level of localization, this milestone stands as a shining example of Atmanirbharta and a decisive step in India's decarbonization journey. To realize Honorable Prime Minister's vision of Vikasit Bharat at 2047, Suzuki Group is committed to achieve deep localization and make in India for the world. Once again, we congratulate India and Japan. Ladies and gentlemen, today we have with us the leader whose vision of Make in India for the world has transformed our nation's future. A statesman who carries India's voice across the globe. The pride of 140 crore Indians and the architect of Viksit Bharat. आज हमारे बीच उपस्थित हैं वह नेतृत्व जिसकी दूरदृष्टि ने भारत को आत्मनिर्भरता और प्रगति की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। आइए तालियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी से सविनय निवेदन करें कि आप उपस्थित सभी को संबोधित कर मार्गदर्शन दें। गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल भारत में जापान के राजदूत श्रीमान केइची ओनो-सान, सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट तोशिहिरो सुजुकी-सान, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के एमडी हिताशी ताकेउची-सान, चेयरमैन आरसी भार्गव, हंसलपुर प्लांट के सभी कर्मचारी, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, गणेश उत्सव के इस उल्लास में आज भारत की मेक इन इंडिया इस यात्रा में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। ये मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड हमारे उस लक्ष्य की तरफ एक बड़ी छलांग है। आज से भारत में बने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 100 देशों को एक्सपोर्ट किए जाएंगे।
साथ ही आज हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट हो रही है। आज का ये दिन भारत और जापान की फ्रेंडशिप को भी नया आयाम दे रहा है। मैं सभी देशवासियों को, जापान को, सुजुकी कंपनी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक प्रकार से टीन एज का आरंभ होता है और टीन एज पंख फैलाने का कालखंड होता है, सपनों की उड़ान भरने का कालखंड होता है। और टीन एज में ढेर सारे ख्वाब उभरते हैं। एक प्रकार से पैर जमीन पे नहीं होते हैं टीन एज में। मुझे खुशी है कि आज मारुति टीन एज में एंटर कर रहा है। गुजरात का मारुति का टीन एज में प्रवेश यानी आने वाले दिनों में मारुति एक नए पंख फैलाएगा, नए उमंग और उत्साह के साथ आगे बढ़ेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। फ्रेंड्स, भारत की सक्सेस स्टोरी के बीज करीब करीब 13 साल पहले बोए गए थे। 2012 में जब मैं यहां का मुख्यमंत्री था, तब हमने मारुति सुजुकी को हंसलपुर में जमीन अलॉट की थी। विजन उस समय भी आत्मनिर्भर भारत का था, मेक इन इंडिया का था। हमारे तब के प्रयास आज देश के संकल्पों को पूरा करने में इतनी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। साथियों, मैं इस अवसर पर स्वर्गीय ओसामू सुजुकी-सान को हृदय से याद करना चाहूंगा। हमारी सरकार को उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित करने का सौभाग्य मिला था। मुझे खुशी है उन्होंने मारुति सुजुकी इंडिया का जो विजन देखा था, वो आज हम इसके इतने बड़े विस्तार के गवाह बन रहे हैं। साथियों, भारत के पास डेमोक्रेसी की शक्ति है और भारत के पास डेमोग्राफी का एडवांटेज है। हमारे पास स्किल्ड वर्कफोर्स का बहुत बड़ा पूल है, इसलिए कि हमारे हर पार्टनर के लिए विन विन सिचुएशन बनाता है। आज आप देखिए, सुजुकी जापान भारत में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और जो गाड़ियां बन रही है वो वापस जापान को एक्सपोर्ट की जा रही है। ये
जापान और भारत के रिश्तों की मजबूती तो है ही, भारत को लेकर ग्लोबल कंपनियों के भरोसे को भी ये आपके सामने प्रस्तुत करता है। एक तरह से मारुति सुजुकी जैसी कंपनियां मेक इन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है। लगातार 4 साल से मारुति भारत की सबसे बड़ी कार एक्सपोर्टर है। अब आज से ईवी एक्सपोर्ट को भी उसी स्केल पर ले जाने की शुरुआत हो रही है। अब दुनिया के दर्जनों देशों में जो ईवी चलेगी उसमें लिखा होगा मेड इन इंडिया। फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं ईवी इकोसिस्टम का सबसे क्रिटिकल पार्ट बैटरी है। कुछ साल पहले तक भारत में बैटरी पूरी तरह इंपोर्ट होती थी। ईवी मैन्युफैक्चरिंग को मजबूती देने के लिए ये जरूरी था भारत बैटरीज का भी निर्माण करे। इसी विजन को लेकर 2017 में हमने यहां टीडीएसजी बैटरी प्लांट की नींव रखी थी। टीडीएसजी की ही नई पहल पर इस फैक्ट्री में 3 जापानी कंपनियां मिलकर भारत में पहली बार सेल मैन्युफैक्चर करेगी। भारत में बैटरी सेल के इलेक्ट्रोड भी लोकल लेवल पर तैयार होंगे। ये लोकलाइजेशन भारत की आत्मनिर्भरता को नई शक्ति देगा। इससे हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कारोबार में और तेज गति आएगी। मैं आपको इस ऐतिहासिक शुरुआत के लिए अपनी अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, कुछ साल पहले उस समय तक ईवी को केवल एक नए ऑल्टरनेट के तौर पर देखा जाता था, लेकिन मेरा मानना रहा है ईवी कई समस्याओं का ठोस समाधान है। इसलिए पिछले साल मैंने अपनी सिंगापुर विजिट के दौरान कहा था, हम अपनी पुरानी गाड़ियों को, पुरानी एम्बुलेंसेस को हाइब्रिड ईवी में बदल सकते हैं। मारुति सुजुकी ने इस चुनौती को स्वीकार किया और केवल 6 महीने में एक वर्किंग प्रोटोटाइप तैयार कर दिया। अभी मैंने वो हाइब्रिड एम्बुलेंस का प्रोटोटाइप देखा भी है। ये हाइब्रिड एम्बुलेंस पीएम ई ड्राइव स्कीम में पूरी तरह फिट बैठती है। लगभग 11,000 करोड़ रुपए की इस योजना में ई एम्बुलेंस के लिए भी बजट निर्धारित किया गया है। हाइब्रिड ईवी से पॉल्यूशन भी घटेगा और पुराने व्हीकल्स को ट्रांसफॉर्म करने का विकल्प भी मिलेगा। साथियों, क्लीन एनर्जी और क्लीन मोबिलिटी ये हमारा फ्यूचर है। ऐसे ही प्रयासों से
भारत तेजी के साथ क्लीन एनर्जी और क्लीन मोबिलिटी का एक रिलायबल सेंटर बनेगा। साथियों, आज जब दुनिया सप्लाई चेन डिसरप्शन से जूझ रही है, ऐसे समय में लगता है कि भारत ने पिछले दशक में जो नीतियां बनाई वो देश के कितने काम आ रही है। 2014 में जब मुझे देश ने सेवा का अवसर दिया, उसके बाद से ही हमने इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। हमने मेक इन इंडिया अभियान शुरू किया। ग्लोबल और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स दोनों के लिए देश में अनुकूल वातावरण बनाया। भारत में मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंट और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो, इसके लिए हम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बना रहे हैं। हम प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, लॉजिस्टिक पार्क्स बना रहे हैं। भारत कई सेक्टर्स में मैन्युफैक्चरर्स को प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव का बेनिफिट भी दे रहा है। साथियों, हमने कई बड़े रिफॉर्म्स के जरिए इन्वेस्टर्स की पुरानी कठिनाइयों को भी दूर किया। इससे इन्वेस्टर्स के लिए इंडियन मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट करना आसान हुआ है। इसके परिणाम हमारे सामने हैं। इसी दशक में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन लगभग 500% बढ़ा है। मोबाइल फोन प्रोडक्शन 2014 की तुलना में 2700% तक बढ़ गया है। डिफेंस प्रोडक्शन में भी पिछले दशक में 200% से भी ज्यादा की वृद्धि हुई है। ये सक्सेस आज भारत के सभी राज्यों को, हर एक राज्य को भी मोटिवेट कर रही है। उनके बीच रिफॉर्म्स को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर एक हेल्दी कंपटीशन शुरू हुआ है, जिसका लाभ पूरे देश को मिल रहा है। और मैंने हर मीटिंग में, व्यक्तिगत बातचीत में और सार्वजनिक रूप से सभी राज्यों को कहता रहा हूं कि हमें प्रोएक्टिव होना होगा, हमें प्रो डेवलपमेंट पॉलिसीज बनानी होगी, हमें सिंगल विंडो क्लियरेंस पर बल देना होगा, कानूनों में रिफॉर्म्स को बल देना होगा। और ये कंपटीशन का जमाना है। जो राज्य जितनी तेजी से अपनी पॉलिसीज को नीट एंड क्लीन रखता है, इफ्स एंड बट्स के बिना रखता है, तो इन्वेस्टर का विश्वास बढ़ता है। इन्वेस्टर आने के लिए हिम्मत के साथ आता है। आज पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। ऐसे में कोई राज्य पीछे नहीं रहना चाहिए। हर राज्य ने अवसर लेना चाहिए। ऐसे कॉम्पिटिशन होगा, हिंदुस्तान में आने वाले इन्वेस्टर को सोचने में तकलीफ हूं कि मैं इस राज्य में जाऊं कि उस राज्य में जाऊं। इतना क्लियर कट होना चाहिए कंपटीशन। इससे देश को लाभ होने वाला है। और इसलिए मैं सभी राज्यों को निमंत्रण देता हूं कि आइए, रिफॉर्म की स्पर्धा करें, गुड गवर्नेंस की स्पर्धा करें, प्रो डेवलपमेंट पॉलिसी की स्पर्धा करें और हम
2047 विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को तेज गति से पार करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। फ्रेंड्स, भारत यहीं पर रुकने वाला नहीं है। जिन सेक्टर्स में हमने बेहतर परफॉर्म किया है, हमें उनमें और बेहतर करना है। इसके लिए हम मिशन मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दे रहे हैं। आने वाले समय में हमारा फोकस फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री पर होगा। सेमीकंडक्टर सेक्टर में भारत टेक ऑफ कर रहा है। देश में इसके 6 प्लांट्स तैयार होने वाले हैं। हमें सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और आगे लेकर जाना है। साथियों, भारत सरकार ऑटो इंडस्ट्री के लिए रेयर अर्थ मैग्नेट की शॉर्टेज से जुड़ी कठिनाइयों के प्रति भी सजग है। इस दिशा में देश के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए हमने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन भी लॉन्च किया है। इसके तहत देश में अलग अलग जगहों पर 1200 से अधिक खोजी अभियान चलाए जाएंगे। क्रिटिकल मिनरल्स को तलाशा जाएगा। साथियों, अगले सप्ताह ही मैं जापान जा रहा हूं। भारत और जापान का रिश्ता केवल डिप्लोमेटिक रिलेशन से कहीं ऊपर सांस्कृतिक और भरोसे का रिश्ता है। हम एक दूसरे की प्रगति में अपनी प्रगति देखते हैं। मारुति सुजुकी के साथ हमने जो जर्नी शुरू की थी, वो अब बुलेट ट्रेन की स्पीड तक पहुंच चुकी है। भारत जापान पार्टनरशिप की औद्योगिक संभावनाओं को साकार करने की बड़ी पहल यहीं गुजरात से हुई थी। मुझे याद है, हमने 20 साल पहले जब वाइब्रेंट गुजरात समिट शुरू की थी, तो उसमें जापान एक प्रमुख सहयोगी था। आप विचार कीजिए, एक डेवलपिंग कंट्रीज का एक छोटा सा स्टेट, उसका इन्वेस्टमेंट समिट, और जापान जैसा डेवलप कंट्री उसका पार्टनर हो, ये दिखाता है कि भारत और जापान की नींव कितनी मजबूत है। और मैं आज जब ये वाइब्रेंट गुजरात की यात्रा की याद कर रहा हूं, तब मेरे मित्र यहां बैठे हैं। वो पहले भारत में एम्बेसडर हुआ करते थे 2003 में। आज वो भी यहां मौजूद है। अब वो रिटायर्ड हो गए हैं, लेकिन उनका भारत प्रेम, गुजरात प्रेम वैसा का वैसा है। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। गुजरात के लोगों ने भी जापान के लोगों का उतना ही आत्मीयता से ख्याल रखा। हमने इंडस्ट्री से जुड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस जापानी भाषा में प्रिंट करवा कर दिए। जब मैं गुजरात में था, हर छोटी चीज पर मैं ध्यान रखता था। इवन मेरा जो विजिटिंग कार्ड होता था ना, वो भी मैं जापानी में बनाता था। जो वीडियोज बनाते थे हम प्रमोशनल, वो वीडियो को भी है जापानी भाषा में डबिंग करवाता था। यानी मुझे मालूम था कि मुझे इस रास्ते पर बड़ी मजबूती से आगे बढ़ना है। और मैं सभी राज्यों को कहता हूं,
आसमान खुला है भैया, आप भी मेहनत करो, आओ मैदान में, बहुत फायदा होगा। मुझे याद है शुरू में जब जापान के हमारे साथी आते थे तो मैं नया नया उनकी निकटता मेरी बढ़ती चली जा रही थी, तो उनकी हर चीज को मैं समझ पाता था। मैंने देखा है कि जापानी लोगों का एक नेचर है कि उनको अपना जो कल्चरल इकोसिस्टम है वो उनकी पहली प्राथमिकता होता है, उसमें जापानी फूड चाहिए। कि जैसे गुजरात के लोग हैं ना, उनका भी ऐसा ही है। वे गुजरात में कहीं सैटरडे संडे को कहीं न कहीं रेस्टोरेंट में खाने की आदी है, तो वहां जाएंगे तो मैक्सिकन फूड मांगेंगे, इटालियन फूड मांगेंगे। लेकिन गुजरात के बाहर कहीं जाएंगे तो गुजराती फूड खोजते रहते हैं। मैंने देखा जापान के लोगों का भी ये स्वभाव है, और इसलिए मैंने यहां जापानी क्विजिन की व्यवस्था कराई। मैंने उसकी एक होटल चेन को बुलाया। मुझे पता है, बाद में मुझे बताया गया कि भाई जापान के लोग हैं, गोल्फ के बिना तो नहीं चल सकता। मैंने उसको भी प्राथमिकता दी, और अपने जापानी साथियों को ध्यान में रखते हुए हमने, जो गुजरात में गोल्फ का नामो निशान नहीं था, 7-8 नए गोल्फ कोर्स डेवलप किए। देखिए, विकास करना है, इन्वेस्टमेंट लाना है, दुनिया को आकर्षित करना है, तो हर बारीकी पर देखना पड़ता है। और हमारे देश में कई राज्य हैं जो करते हैं। जो राज्य पीछे हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि आप भी हर बारीकी को अवसर समझिए और विकास की नई दिशा पकड़िए। इतना ही नहीं साथियों, हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेजेस में, हमारे यूनिवर्सिटीज में बहुत बड़ी मात्रा में जापानी भाषा सिखाने को प्राथमिकता दी जा रही है। बहुत सारे जापानी भाषा सिखाने वाले टीचर्स आज गुजरात में भी है। कई स्कूलों में जापानी भाषा सिखाई जा रही है। साथियों, हमारे इन प्रयासों से भारत जापान के बीच पीपल टू पीपल कनेक्ट बहुत बढ़ रहा है। स्किल और ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ी एक दूसरे की जरूरतों को भी हम पूरा कर पा रहे हैं। मैं चाहूंगा मारुति सुजुकी जैसी कंपनियां भी इस तरह के प्रयासों का हिस्सा बने और यूथ एक्सचेंज जैसे प्रयासों को बढ़ाएं। साथियों, हमें इसी तरह आने वाले समय में सभी अहम क्षेत्रों में आगे बढ़ना है। मुझे भरोसा है हमारे आज के प्रयास 2047 के विकसित भारत की इमारत को नई बुलंदी तक लेकर जाएंगे। और मुझे भरोसा है कि जापान इस लक्ष्य की प्राप्ति में हमारा भरोसामंद पार्टनर बनकर साथ चलता रहेगा। हमारी दोस्ती अटूट रहेगी। और मैं तो कभी कभी कहता था कि जहां तक जापान और भारत का रिश्ता है, ये मेड फॉर ईच अदर वाला रिश्ता है। मैं आज विशेष रूप से मारुति को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और अभी तो ये टीन एज की शुरुआत है, आपको पंख फैलाने हैं, नए सपने बुनने हैं। आपके संकल्पों के लिए, उसकी पूर्ति के लिए हम पूरी शक्ति से आपके साथ हैं। इसी विश्वास के साथ आत्मनिर्भर भारत के अभियान को हम सब आगे बढ़ाएं, वोकल फॉर लोकल बने, स्वदेशी ये हमारा जीवन मंत्र बनना चाहिए दोस्तों।
गर्व से स्वदेशी की तरफ चल पड़ो। और यहां जापान के द्वारा जो चीजें बन रही है ना, ये भी स्वदेशी है। मेरी स्वदेशी की व्याख्या बहुत सिंपल है। पैसा किसका लगता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो डॉलर है, पाउंड है, वो करेंसी काली है, गोरी है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो प्रोडक्शन है उसमें पसीना मेरे देशवासियों का होगा। पैसा किसी का, पसीना हमारा। जो प्रोडक्शन होगा उसमें महक मेरी देश की मिट्टी की होगी, मेरी भारत मां की होगी। इस भाव के साथ आप मेरे साथ चलिए दोस्तों। 2047 में हम ऐसा हिंदुस्तान बनाएंगे, आपकी आने वाली अनेक पीढ़ियां आपके इस त्याग का गर्व करेगी, आपके इस योगदान का गर्व करेगी। आपकी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए, आत्मनिर्भर भारत के इस मंत्र के लिए, स्वदेशी के मार्ग के लिए मैं आज मेरे देशवासियों को निमंत्रण दे रहा हूं। मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूं। आइए हम सब चल पड़े। 2047 विकसित भारत बना के रहेंगे। दुनिया की भलाई में भारत का योगदान बढ़ाते रहेंगे। इसी भावना के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने न केवल गुजरात बल्कि पूरे All right, you were watching live from Ahmedabad, where Prime Minister Modi inaugurated two historic milestones at Suzuki Motor Plant in Hansalpur, Ahmedabad. Together, these landmark initiatives underscore India's emergence as a global hub for green mobility while advancing Prime Minister's commitment to Make in India and Atmanirbhar Bharat. Prime Minister also inaugurated and flagged off the e-Vitara, Suzuki's first global strategic battery electric vehicle. The Made in India BEVs will be exported to more than 100 countries, including advanced markets such as Europe and Japan. Well, Prime Minister also inaugurated the next phase of India's battery ecosystem with the start of local production of hybrid battery electrodes at TDS lithium-ion battery plant in Gujarat. The plant, a joint venture of Toshiba, Denso and Suzuki, will boost domestic manufacturing and clean energy innovation. The development ensures that more than 80% of the battery value will now be manufactured within India. Well, Prime Minister Modi, while addressing the gathering, said that a new chapter was being added to India's history as a vehicle manufactured in India will be exported to 100 countries. He said that today's day gave a new dimension of friendship between India and Japan. Prime Minister Modi said that Gujarat and Maruti were literally entering teenage years, and in the coming times, they will spread their wings. Prime Minister said the seeds of this were planted almost 13 years back while he was the Chief Minister of Gujarat, and now the efforts put in at that time are bearing fruits. He said companies like Maruti are like brand ambassador for Make in India program. PM said that we all know that battery is the most critical part of the EV cars, and to fulfill this, we started a factory to manufacture batteries and their cells also, spreading localization and giving strength to Atmanirbhar Bharat. He said clean energy and clean mobility is our future, and with this, Bharat will be a reliable center for this in the coming times. Prime Minister also said that the government has made manufacturing easy and electronic production has increased by almost 500% in the recent years. Defense production, he said, has also increased by more than 200%. Prime Minister said that he's been reiterating to all the states that we have to stress on growth with pro-development policies in all forms, inviting investments, moving towards Viksit Bharat by 2047. Prime Minister Modi said mission manufacturing is being given full
focus increasing semiconductor manufacturing also, and he also spoke about the National Critical Mineral Mission helping in the growth of Bharat in all its forms. He also mentioned about his forthcoming trip to Japan, and he said he looks forward to it, and he said that the foundation of friendship between both the countries was deep and strong, and India-Japan industrial relations began from Gujarat itself. Prime Minister said that India-Japan relations were like made for each other, and Prime Minister also said that today's efforts will give new wings and a boost to the fulfillment of the aim of Viksit Bharat 2047. And moving on, Indian Navy is set to commission the latest state-of-the-art Project 17A multi-mission stealth frigates Udaigiri and Himgiri at Visakhapatnam Naval Base on Tuesday. India's Defence Minister Rajnath Singh will preside over the ceremony. Well, this will be the first occasion when two frontline surface combatants constructed at two different shipyards will be commissioned simultaneously, underscoring the growing maritime importance of India's eastern seaboard. Both these vessels incorporate significant improvements in design, stealth, weapon and sensor systems, and are capable of executing full spectrum of maritime missions in blue water conditions. In keeping with the Navy's tradition of reviving names of illustrious predecessors, both frigates are named after earlier INS Udaigiri and INS Himgiri that served the nation with distinction for over 30 years before being decommissioned. The commissioning of Udaigiri and Himgiri will augment the Navy's combat readiness and reaffirm India's resolve to achieve self-reliance in warship design and construction. And upon commissioning, the two frigates will join the Eastern Fleet, strengthening India's ability to safeguard its maritime interest across the Indian Ocean region. And India's Chief of Defence Staff, General Anil Chauhan, highlighted the ascendancy of technology over strategy. Delivering the keynote address at Ram Samvad 2025 in central Indian city of Mhow, the CDS said India is a peace-loving nation, but we cannot be pacifist. He also called for swift and decisive joint responses across domains enabled by Atmanirbharta in defence and integrated logistics. India has always stood on the side of peace. We are a peace-loving nation, but don't mistake, we cannot be pacifists. I think peace without power is utopian. As a Viksit Bharat, we also need to be Sashakt, Surakshit and Atmanirbhar, not only in technologies but also in ideas and also in practice. Hence, there is a need to increase awareness on all segments of our society on doctrinal and conceptual aspects, that's the academic pursuits of how war is fought and practical and actual war fighting techniques and tactics. Well, moving on, in a significant development in the fight against left-wing extremism, the National Investigation Agency has filed a charge sheet against 3 operators linked to the banned Maoist-affiliated outfit Mulwasi Bachao Manch in connection with the terror funding case in Chhattisgarh. The 3 accused were office bearers of MBM, which was outlawed by the Chhattisgarh government in October 2024. All 3 individuals are currently in custody. The case pertains to the recovery of 6 lakh rupees in district Bijapur, which they were going to deposit in different bank accounts on the directions of leaders of proscribed terrorist organization CPI Maoist. These funds were reportedly used to mobilize protest against the establishment of security camps and to obstruct state-led development initiatives in Maoist-affected regions. Further investigation in the case is underway. Also, Ukrainian President Volodymyr Zelensky on Tuesday thanked Prime Minister Narendra Modi for extending warm greetings on Ukraine's Independence Day. Zelensky, in a social media post, said, and I quote him, "Thank you, Prime Minister Narendra Modi, for the warm greetings on Ukraine's Independence Day. We appreciate India's dedication to peace and dialogue. Now, as the entire world strives to end this horrible war with dignity and lasting peace, we count on India's contribution." He further wrote, "Every decision that strengthens diplomacy leads to better security, not only in Europe but also in the Indo-Pacific
and beyond, unquote. Also, Prime Minister Narendra Modi extended his greetings to the people of Ukraine on the occasion of the Independence Day, highlighting India's commitment to peace. Prime Minister Modi said, India has always stood on the side of peace. India remains committed to extending all possible support for sincere efforts, seeking an early, abiding and peaceful resolution of the conflict through dialogue and diplomacy. Well, Maharashtra prepares for one of the grandest celebrations, Ganesh Chaturthi. The city of Mumbai has already transformed itself for the grand arrival of Lord Ganesh. Streets have come alive with colors, chants and the sounds of drum as people get ready to welcome their beloved Bappa. The city of Mumbai is glowing with devotion. Decorations are up, lights are strung and pandals have risen high in every corner. The whole city is ready to welcome its most beloved guest, Bappa. Idol makers have almost completed deliveries of idols, with many families opting for eco-friendly clay idols this year. Markets are buzzing with shoppers buying flowers, decorative items, sweets and puja materials. Pune, Nagpur, Nashik and other cities are also witnessing similar festive fervour. Cultural programs, bhajan mandalis and social awareness campaigns have been lined up by the mandals. The famous Lal Bagh Raja in Mumbai has already attracted devotees with an early glimpse of the idol. Mumbai police has put in place extensive security measures with additional deployment of personnel, CCTV surveillance and traffic diversions. With preparations now in place, Maharashtra is ready to celebrate Ganesh Chaturthi with devotion, grandeur and renewed emphasis on eco-friendly practices. Shyama Mishra's report, DD India. All right, that's all for this edition of DD India News Hour. But let us know your thoughts on the news of the day. For those on the go, you can get all the latest news and updates from India and across the world on the DD India mobile app. The app is available on both Android and iOS platforms. Scan the QR code on the screen to download now. We'll be back with more news as it breaks here on DD India. I'm Lipakshi Khurana from all of us here in Delhi. Thanks for watching DD India News Hour.